चाइना जो दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अभी, वो इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब के मामले में यूएस से भी आगे निकल चुका है। बट चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 1989 से पहले चाइना और इंडिया की इकोनॉमी एक जैसी ही थी। 1949 के पहले चाइना की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी और चाइना तब ट्रेड में भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। रूरल एरिया ऑफ चाइना वॉज सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड इनएफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स। 1949 में माओ ज़ेडुंग सत्ता में आते हैं एंड फिर 1950s में माओ ने लैंड रिफॉर्म्स लाए। अर्ली 1950s में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया और माओ ज़ेडुंग के ऑर्डर पर स्टील एंड ग्रेन प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से बताया जाता है कि 15 से 45 मिलियन लोग मारे गए बिकॉज ऑफ द ग्रेट चाइना फेमाइन। 1976 तक माओ ज़ेडुंग के देहांत तक चाइना की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 1990 आते आते नए रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें एग्रीकल्चर, मार्केट, ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रिफॉर्म शामिल थे। और फिर 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको ज्यादा बड़े मार्केट का एक्सेस मिलता है, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रीज गेट द एबिलिटी टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन and the member countries of this organization are able to get the most favored nation treatment, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो चाइना ने यह ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ज्वाइन की है और इंडिया ने चाइना से 6 साल पहले मतलब 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। बहुत तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर वाली वर्कफोर्स गाँव से शहरों में शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो इन शॉर्ट चाइना ने इंडिया से भी लेट स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखो चाइना कहाँ पर खड़ा है। चाइना के एक्सपोर्ट जितने सरप्लस में रहते उतना तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। राइट नाउ हमारे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $3.85 ट्रिलियन। देखो दो टाइप की जीडीपी होती है, एक तो नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। जब रियल जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है तब देश में जो इन्फ्लेशन है उसको कंसिडर किया जाता है और एडजस्ट किया जाता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन कभी कंसिडर ही नहीं किया जाता है। मतलब समझो कि एक पेन है जो 2012 में 5 रुपए का मिलता था तो हम 20 रुपए के 4 पेन खरीद सकते थे, लेकिन 2025 में वही एक पेन की कीमत 20 रुपए हो चुकी है। तो अब हमें वही 4 पेन खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और अभी फिलहाल इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो चाइना और यूएस से कहीं ज्यादा है। सो किसी भी देश की रियल ग्रोथ को देखना है तो उसकी रियल जीडीपी देखनी पड़ेगी और इंडिया की रियल जीडीपी है $1.85 ट्रिलियन। देखो 1987 में इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग सेम ही थी, दैट इज 0.27 ट्रिलियन। फिर आप ये ग्राफ भी देख सकते हो कि चाइना की इकोनॉमी में कैसा स्पाइक आया है। देखो चाइना की नॉमिनल जीडीपी $1 ट्रिलियन 1998 में ही अचीव कर ली थी, while इंडिया रीच दिस माइलस्टोन इन 2007, चाइना के 7 साल बाद। और आज इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और चाइना की $18 ट्रिलियन। इंडिया के लास्ट क्वार्टर जीडीपी रही है 5.4%, बल्कि चाइना की ग्रोथ रेट रही है 5%। मतलब डिस्पाइट बीइंग इकोनॉमी ऑफ $18 ट्रिलियन, इंडिया से लगभग 6 गुना बड़ी इकोनॉमी होकर 5% ग्रोथ दिखाई है चाइना ने, वही इंडिया ने सिर्फ 5.4% की। मतलब सपोज एक हाथी है और एक चींटी है, तो एक हाथी एक टांग में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है चींटी के मुकाबले। तो समझो हाथी ने 5 टांगे चली है और चींटी ने 5.5, तो जो हाथी डिस्टेंस कवर करेगा वो चींटी से कई गुना ज़्यादा कर पाएगा। तो भाई ये अनपढ़ गणित यहाँ मत सिखाओ कि इंडिया की जीडीपी चाइना से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 तक इंडिया की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग थी दुनिया में, लेकिन 2024 में जीडीपी में वापस से डिप आया है। अब ये टेबल देख लो, मैंने 2010 से 2024 तक के आंकड़े निकाले। 2010 से 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी, 2014 से लेकर प्रेजेंट में मोदी जी की सरकार है। 2010 में ग्रोथ रेट 8.5% था और बाद में 2 साल में डिप आया, फिर बाद में वापस से जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हुई। 2014 तक ग्रोथ रेट 7.4 हो चुका था, फिर 2014 से 2016 तक जीडीपी बढ़ी ही है और बाद में फिर से गिरना स्टार्ट हो गई, फिर गिरकर 2019 आते आते सिर्फ 4% हो गई, सिर्फ 4%। और ये प्री पैंडेमिक वाली जीडीपी है। कोविड के बाद तो -7.3 हो गई थी, क्योंकि हमारी जीडीपी 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, तो कोविड में डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो गया था तो जीडीपी माइनस में जाना एक्सपेक्टेड। और बाद में लॉकडाउन के बाद लोगों ने खरीदना शुरू किया और एकदम से कंजम्पशन बढ़ गया तो ग्रोथ रेट 9.5% हो गया था। ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। अब अगर ये चेक करें कि चाइना ने डबल डिजिट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बार अचीव करी है, तो सिंस 1984 चाइना हैज शोन 11 टाइम अ डबल डिजिट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, बट इंडिया हैज नेवर रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ रेट। इंडिया ने टॉप ग्रोथ दिखाई है 9.6% इन 2006-07 जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। 2021-22 में आफ्टर कोविड 9.1%, क्योंकि 2020-21 में कोविड की वजह से जीडीपी माइनस में चली गई थी, सो दैट सडन स्पाइक वाज एक्सपेक्टेड। बट लेटर ये नंबर कम ही होते जा रहा है और ये अब घटकर सिर्फ 5.4% हो गया है। फिजिकल ईयर 2024-25 के पहले क्वार्टर में 7.8% और दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 5.4% की ग्रोथ रेट दिखाई है भारत। और अब आरबीआई ने फिजिकल ईयर 2024-25 में सिर्फ 6.4
ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है। दैट मीन इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से स्पेंडिंग कम हो रही है लोगों की। सो रदर देन डिपेंडिंग सो मच ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन और इकोनॉमी नीड टू हैव लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एक्सपोर्ट 2010 से सिग्निफिकेंटली बढ़ा ही है। बट द क्वेश्चन इज इट इनफ? आंसर इज नो। अगेन वी आर रेसिंग विद चाइना, राइट? सो हमें चाइना के एक्सपोर्ट देखनी चाहिए। 2024 में चाइना ने $3.4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आता है यूएसए, जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया। एंड इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है? $770 बिलियन। चाइना का ट्रेड सरप्लस ही लगभग $1 ट्रिलियन का है। कैन यू इमेजिन? जितना हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते उससे कई ज्यादा चाइना का ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम चाइना से कितने पीछे छूट गए हैं। फनी बात तो ये है कि कुछ इंडियंस इंडिया को चाइना का कॉम्पिटिटर समझते हैं। सीरियसली, वी आर वे बिहाइंड चाइना। एक्चुअल में तो यूएस चाइना को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, इसीलिए यूएसए थोड़ा इंडिया को फेवर दिखा रहा है। नहीं तो दीज टू नेशंस आर टोटली इन डिफरेंटली। ईयर 2023-24 में पहले 10 महीने में 42% टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग वी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, 40% मशीनरी वी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे जो जॉब क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व कर सकता है। हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड बिजनेसेस, उसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, लगभग 45%। दैट इज ह्यूज। It is the largest employer despite being the industry that has very low wages। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। और कोई भी देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में ट्रांजिट करता है तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर से का कंट्रीब्यूशन कम करके मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ाती है, जैसे कि चाइना के केस में हुआ है। इंडिया के केस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ 14 से 15% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है और 12% का एम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूट्स 9% इन जीडीपी एंड 12 to 13% in employment, and then IT industry 3 to 4%, and banking financial services contribute 20% in GDP but employ less than 5%। तो इससे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि IT एंड बैंकिंग इंडस्ट्री जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड कर सकती है उतने लार्ज अमाउंट में? Answer is no. So the conclusion is services like IT and finance drive the GDP but don't employ as many people, but construction and manufacturing can create the mass job. In our country, agriculture is overemployed and it pays very low wages as compared to another industry. So that's all about comparing India and China's economic journey. Both nations have their own strengths, challenges and unique growth path. The big question is, where do they go from here? Let me know your thoughts in the comments, and if you found this video insightful, don't forget to share, like and subscribe. See you in the next video. Thank you.